फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। और ये एंटी कोगुलेशन टेक्निक के ऊपर वीडियो है। इससे पहले एंटी कोगुलेशन के ऊपर 4 वीडियोस आ चुके हैं, तो जिनको भी वो वीडियोस देखने या अदर वीडियोस भी देखने, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ओपन करके आप मेरे सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। और इन वीडियोज़ के PDF भी चाहिए आपको, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस का PDF भी मिलेगा, साथ में अदर नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हो, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहला है इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब ये कैसे काम करता है? ये अनफ्रैक्शनेट हेपेरिन के लिए एंटी कोगुलेशन टेक्निक है। लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन के लिए मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। तो मैकेनिज्म एक्शन में क्या पढ़ना है हमें कि हेपेरिन चेंज द कन्फर्मेशन ऑफ एंटी कोगुलेशन टाइम। हेपेरिन क्या करता है कि एंटी कोगुलेशन के जो टाइम है उसको चेंज कर देता है। अब कैसे कि मानिए कि कोई भी ब्लड जो है एंटी कोगुलेशन का जो टाइम है, ठीक है, उसको चेंज करेगा। अब कैसे कि मानिए कि कोई क्लॉटिंग होनी है 2 मिनट में, या फिर ब्लड आया और वो क्लॉट हो रहा है, लेकिन अगर आपने उसको एंटी कोगुलेंट दे दिया तो वो क्या करेगा, उसको जमने नहीं देगा, उसकी क्लॉटिंग को नहीं होने देगा। ठीक है, अब ये करता कैसे, काम कैसे करता है? ये क्या करेगा, जो क्लॉटिंग फैक्टर है मेनली कौन सा, सेकंड A, उसके इनएक्टिवेशन को तेज़ कर देता है। ठीक है, हेपेरिन डज स्टिमुलेट प्लेटलेट एग्रीगेशन। साथ में हेपेरिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट के एग्रीगेशन, मतलब एकत्रित होने को, और किसको, एक्टिवेशन को, कार्य करने की क्षमता को। साथ में बट दीज अनडिजायरेबल इफेक्ट आर काउंटर। लेकिन ये जो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हैं ये काउंटर वेलेंस किससे होते हैं, प्लेटलेट मेम्ब्रेन्स पे जो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं उनके इनएक्टिवेशन और बाइंडिंग के द्वारा ये क्या होते हैं, इंटरफेरेंस होते हैं। इसके अलावा कुछ अनडिजायरेबल इफ़ेक्ट्स भी हैं हेपेरिन से, जैसे कि कुछ लोगों को अगर आप हेपेरिन दे देते हैं तो हेपेरिन देते ही उनको खुजली होना शुरू हो जाती है, किसी तरीके की एलर्जी होना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जैसे कि एनाफाइलेटिक रिएक्शन, नोज़िया, वोमिटिंग, या फिर उनको बुखार आ गया, लाइक इस तरीके के भी रिएक्शन हो जाते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है कि अगर आप देते रहो हेपेरिन की वजह से उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, और लिपिड भी बढ़ जाता है। इस तरीके से बहुत सारी, और एक्सेसिव ब्लीडिंग मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके के मतलब कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स मतलब कुछ पेशेंटों में देखने को मिलते हैं हेपेरिन से। दूसरा क्या है, टारगेट क्लॉटिंग टाइम। अब टारगेट क्लॉटिंग टाइम को हम कैसे सेट करते हैं? देखिए, हेपेरिन यूजली, अब जिन पेशेंटों में क्या होता है कि बिल्कुल भी हमें पता है कि ना इनमें कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कोई भी पेशेंट डायलिसिस पे आया, हीमोडायलिसिस पे या डायलिसिस पे आया, और हमें पता है कि इस पेशेंट को कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रही है और ये पेशेंट एकदम सही है हमारी नज़रों में, तो क्या करते हैं, उसको जो स्टाफ होता है वो फ्रीली, मतलब फ्रीली ऐसे नहीं कि कितना भी हेपेरिन, एक जो डोज बनाई गई है, एक रिकमेंडेड जो डोज है हेपेरिन की, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को हेपेरिन दे दिया जाता है। ठीक है, अब ये डोज जो है ये कैसे सेट की जाती है, एक टेस्ट होता है, क्लॉटिंग टेस्ट होते हैं कुछ, जैसे WPTT है, ACT है। वैसे तो मैंने इसकी फुल फॉर्म दे दी है, और फिर भी अगर आपको चाहिए तो पिछले वाले वीडियोस मेरे देखिए, उसमें मैंने सभी की फुल फॉर्म दी हुई है। तो उनके अकॉर्डिंग इस डोज को, हेपेरिन की डोज को सेट किया जाता है। जैसे कि अगर हम WBPTT के हिसाब से या ACT के हिसाब से करते हैं, तो हेपेरिन डोज को ऐसे सेट किया जाता है कि जब आप दे रहे हैं हेपेरिन को, दैट टाइम आप, अगर ये टेस्ट की हम लोग ये क्लॉटिंग टेस्ट को करते हैं, तो तब से लेके जब तक डायलिसिस के ख़त्म होने का 1 घंटा या 1.5 घंटा बचता है, तब तक इस क्लॉटिंग टेस्ट की वैल्यू 80% होनी चाहिए, बेसलाइन प्लस की वैल्यू। ठीक है, और जब 1 या 1.5 घंटा बचेगा डायलिसिस पे, दैट टाइम इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 40% हो जानी चाहिए। अब वो क्यों हो जानी चाहिए, उसका रीज़न ये है, लास्ट में इसकी वैल्यू क्यों कम हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेम वैल्यू को लेके चलेंगे इस क्लॉटिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप हेपेरिन की सेम वैल्यू को लेके चलेंगे, तो क्या होगा, जब आप निडल वगैरह निकालेंगे या फिर पेशेंट को मतलब टर्मिनेशन का टाइम होगा, तो ब्लड बहुत देर से रुकेगा निडल निकालने के बाद में, या फिर उसको ब्लीडिंग होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो क्या करते हैं कि इस टेस्ट के अकॉर्डिंग हेपेरिन की जो डोज है उसको सेट करते हैं
कि जब हम दें, स्टार्ट करें डायलिसिस, और जब तक डायलिसिस ख़त्म होने के 1-1.5 घंटे पहले तक इसकी वैल्यू 80% होनी चाहिए दोनों टेस्ट के अकॉर्डिंग, और जब डायलिसिस का 1-1.5 घंटा बच जाए तब इसकी वैल्यू 40% आ जानी चाहिए। ऐसे ही एक और टेस्ट है LWCT, ठीक है। LWCT में क्या होता है कि ये जो बेसलाइन प्लस की वैल्यू है ये थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन इसको WCT टेस्ट को हम लोग डायलिसिस वगैरह में यूज़ नहीं करते, मेनली WPTT और ACT टेस्ट की वेस वैल्यू के ही अकॉर्डिंग हेपेरिन डोज को सेट किया जाता है। अब नेक्स्ट है रूटीन हेपेरिन प्रिस्क्रिप्शन। अब किसी भी रूटीन हेपेरिन प्रिस्क्रिप्शन क्या है कि अगर हमें कोई डायलिसिस, हीमोडायलिसिस पे मानिए कोई पेशेंट है, तो उसको हेपेरिन रूटीनली कैसे हेपेरिन दिया जाना चाहिए, तो उसके लिए 2 मेथड यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले मेथड में क्या है, हेपेरिन बोलस। एक तो वो है कि जिसमें आपने डायरेक्ट बोलस दे दिया, ठीक है, और छोड़ दिया। दूसरा क्या है कि आपने उसको बोलस भी दिया स्टार्टिंग में, साथ में क्या हुआ, एक इन्फ्यूज़न पे, मतलब एक बोलस के साथ बाद में जब भी उसको ज़रूरत है तो भी उसको बीच बीच में हेपेरिन दिया, ज़रूरत के लिए हिसाब से नहीं। मानिए कि पहले 200 मतलब 2 ml दिया, बाद के जो 2 घंटे बचे हैं उनमें 1 ml, फिर तीसरे घंटे में 1 ml, और फिर बाद में छोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से भी ये मेथड है। अब ये काम कैसे करता है, देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं रूटीन हेपेरिन कांस्टेंट इन्फ्यूज़न मेथड। इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम इनिशियल बोलस देते हैं 2000 यूनिट। अब 2000 यूनिट का मतलब 2 ml। अब ये इनिशियल बोलस मैं आपको नॉर्मल पेशेंटों के लिए बता रही हूँ, लेकिन अगर किसी पेशेंट का वेट ज़्यादा है, क्योंकि हेपेरिन हमेशा, अभी हम आगे पढ़ेंगे, हेपेरिन हमेशा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है। अब बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैसे दिया जाता है, जैसे कि हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट है, मानिए कि उसका 90 kg वेट है, ठीक है। अब 90 kg वेट पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड है कि भाई 1000, मतलब हम लोग 100 इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से उसको, ये मैं ज़्यादा मतलब उसके बता रही हूँ, ज़्यादा वेट वाले पेशेंट के लिए 100 इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से हमें उसे हेपेरिन देना है, इस यूनिट के हिसाब से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 90 को हम इंटू कर देते हैं 100 से, तो हमें कितना मिला, 9000। मतलब अगर 90 kg का पेशेंट है तो हमें उसको 9 ml हेपेरिन देना है। अब 9 ml हेपेरिन देना है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको 9 ml हेपेरिन में से हमारे जो स्टैंडर्ड कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, जो मतलब बताया गया स्टडी के अकॉर्डिंग कि 90 kg पेशेंट को 9 ml हेपेरिन देना है। अब 9 ml हेपेरिन आप इकट्ठा तो दे नहीं सकते, तो ऐसे पेशेंट में आप क्या करेंगे, मानिए कि आपने 4 ml पहले दे दिया, ठीक है, 2 ml और 2 ml बाद में दे दिया, या 5 ml पहले दे दिया, 2 ml बाद में दे दिया, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। ये नॉर्मल पेशेंट के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर किसी पेशेंट का वेट मतलब नॉर्मल है, 50 kg का है, फिर 40 kg का है, या 60 kg का है, दैट सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि 2 ml या 2000 यूनिट स्टार्टिंग में देंगे, इनिशियल बोलस दे देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, और ये भी हेपेरिन, जो 2 ml हेपेरिन देंगे, ये आपको कहाँ से देना है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम आर्टीरियल लाइन का जो पोर्ट होता है, आर्टीरियल लाइन पे जो इस तरीके से जो हमारी ट्यूबिंग होती है, 1 मिनट, ये हमारी ट्यूबिंग है आर्टीरियल लाइन की, और इस तरीके से जो एक पॉट होता है हेपेरिन देने के लिए, ठीक है, हेपेरिन लाइन भी जिसको कभी कभी हम मतलब हेपेरिन पोर्ट भी बोलते हैं आर्टीरियल लाइन का, तो यहाँ से हम इसको देते हैं हेपेरिन को। लेकिन ये तरीका गलत है, ये बताया जा रहा है कि इस तरीके से यहाँ से ना देके जो वीनस लाइन का जो पोर्ट है, आप वहाँ से हेपेरिन दीजिए। क्यों दीजिए, क्योंकि आप जिस तरीके से हम आर्टीरियल लाइन से देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ब्लड के साथ में जो हेपेरिन है वो भी आ रहा है, और वो भी डायलाइजर में क्या हो रहा है, पम्प्ड हो रहा है। लेकिन जो राइट प्रोसीजर है वो ये है कि भाई जो पहले ब्लड आएगा वो पहले डायलाइजर में पंप होगा, उसके बाद जो एंटीकोगुलेशन वाला जो हेपेरिन है वो साथ में आके ब्लड के साथ बाद में वो पंप होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ब्लड को यहीं से, अभी हमने स्टार्ट किया डायलिसिस कर दिया, साथ में यहीं से हेपेरिन दे दिया, तो यहाँ से ब्लड बेचारा निकला नहीं, साथ में हेपेरिन भी पहुँच गया और वो भी पंप हो रहा है डायलाइजर में। नहीं, सबसे पहले आपको ब्लड पंप करना है, उसके बाद आप हेपेरिन देंगे। और हेपेरिन देने का सही तरीका ये है कि आप वीनस आर्टीरियल लाइन से ना देके वीनस लाइन से दें, और वो भी जब भी आप डायलिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डायलिसिस स्टार्ट करने के 3 मिनट या 5 मिनट आपको वेट करना चाहिए, जो राइट तरीका है। 3 मिनट या 5 मिनट आपको वेट करना चाहिए, उसके बाद आपको वीनस लाइन से हेपेरिन देना चाहिए,
ठीक है, ये राइट प्रोसीजर है, बाकी तो जो जैसा कर रहा है वैसा करे। नेक्स्ट है हमारा रूटीन हेपेरिन सिंगल डोज मेथड। अब ये तो हमारा, और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक बोलस दे दिया, मानिए कि आपने 2000 यूनिट का या 2 ml का एक बोलस दे दिया, बाद के जो रिमेनिंग आ रहे हैं, अब जैसे 3 घंटे बचे तो 1 घंटे बाद जब आप बोलस देंगे तो आपने 1000 यूनिट का या 1200 यूनिट का दे दिया, ठीक है। दूसरा जो तीसरा घंटा होगा उसमें भी आपने 1000 यूनिट का या 1200 का मतलब बोलस एक इन्फ्यूज़न मतलब रेट्स पे मतलब 1000 यूनिट का फिर से एक तीसरे घंटे में दे दिया, ठीक है। तो जो आपके 4 घंटे हैं वो हेपेरिन से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रूटीन हेपेरिन सिंगल डोज मेथड। अब रूटीन हेपेरिन सिंगल डोज मेथड में क्या है, पहले वाले टेक्निक में क्या था कि हमने बोलस दिया, उसके बाद हम जो रिमेनिंग 4 आवर हैं उसमें भी 1-1 घंटे बाद हेपेरिन दे रहे हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है जो रूटीन हेपेरिन सिंगल डोज मेथड वाला जो है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक बार में ही ओनली और रिपीटेड बोलस मेथड एडमिनिस्ट्रेट द बोलस डोज 4000 यूनिट। इसमें क्या करेंगे, एक साथ ही जो भी पेशेंट होगा उसको हम 4000 यूनिट बोलस दे देंगे हेपेरिन का, या 4 ml हेपेरिन एक साथ ही दे देंगे। डायलिसिस स्टार्ट होने के बाद ही हम उसको एक साथ ही बोलस में 4 ml दे देंगे या 5 ml दे देंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ भाई डायलाइजर क्लॉट हो रहा है या ट्यूबिंग में ब्लड क्लॉट हो रहा है, तो अगर ऐसा कुछ लगता है तो बाद में आप बीच में उसको एक 1 ml या 1000 यूनिट या 2000 यूनिट हेपेरिन दे सकते हैं। अदरवाइज तो कोई नीड नहीं होती, सिंगल डोज पे आप इसको पूरी डायलिसिस को चला सकते हैं। ये मेथड मोस्टली बाहर के कंट्रीज़ में ज़्यादा फेमस है बजाय इंडिया के। अब कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जो कि मतलब सिंगल डोज पे ही रखते हैं, कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जो कि नहीं भी रखते हैं, मतलब इन्फ्यूज़न रेट पे रखते हैं। जैसे मशीन में सेट कर दिया तो मशीन अपना बोलस ले लेती है, फिर अपना इन्फ्यूज़न रेट पे चलती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये दिखाया गया है कि सम सेंटर गिव ए, मतलब वही चीज़ है कि कुछ सेंटर जो हैं वो फेयरली मतलब 75 इंटरनेशनल यूनिट या 100 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी वेट के हिसाब से देते हैं, लेकिन कुछ सेंटर इस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ बॉडी वेट ऑन द साइज ऑफ हेपेरिन डोज। देखिए जो वॉल्यूम है हेपेरिन का वो डिपेंड करता है टोटली पेशेंट के, या मतलब जो भी जिसको भी आप हेपेरिन दे रहे हैं उसके बॉडी वेट के साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर आपको 50 किलो का पेशेंट है तो आपको उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने बताया कि अगर आपके पास कोई 50 किलो का पेशेंट आता है तो आप कैसे करेंगे। अब हमारी जो सेटिंग है वो 100 इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से है, 100 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से, ठीक है। तो अगर 50 किलो का कोई पेशेंट है तो आप उसको क्या करेंगे, 50 किलो का ये वेट हो गया, केजी में हमारा क्या हो गया 50, और इसके पास 100 हमारे पास पहले से ही है, तो इट मीन्स 50 × 100 मीन्स 5000। तो ऐसे अगर 50 किलो का पेशेंट है तो 5000 यूनिट इसे हेपेरिन देना है, मतलब 5 ml हेपेरिन देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट ऑन द साइज ऑफ हेपेरिन डोज। देखिए सभी पेशेंटों को हम लोग, आपने देखा होगा कि हम हेपेरिन वगैरह जो हमारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो ड्यूरिंग डायलिसिस वगैरह हम ये सब चीज़ें देते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको हम ओरल एंटीकोगुलेंट के ऊपर चलाते हैं। ओरल एंटीकोगुलेंट किनको दिए जाते हैं, जैसे कि बहुत जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो कि बुज़ुर्ग लोग हैं, ऐसे वाले पेशेंटों को हमें क्या होता है ओरल वाले एंटीकोगुलेंट दिए जाते हैं। अब ओरल एंटीकोगुलेंट में कुछ एंटीकोगुलेंट हैं, जैसे न्यूअर में आपके एंटी टैनी इनहिबिटर्स है, जिसमें कि एपिक्सावेन है, राइबोरेक्सावेन है, ठीक है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स हैं। ऐसे सारे लोगों को हम क्या, ये सारी चीज़ें हम कैसे उन लोगों को देते हैं जिनकी एज ज़्यादा हो गई है या जो बुज़ुर्ग लोग हैं। साथ में ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं जिनको कि देखिए क्यूमेरिन चल रही है, ठीक है। ऐसे लोगों को आपको अगर कोई क्यूमेरिन टैबलेट चल रही है तो ऐसे लोगों को भी आपको एंटीकोगुलेंट हेपेरिन देने की नीड नहीं है। साथ में ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं जिनको एस्प्रिन या एंटीप्लेटलेट एजेंट्स चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी आपको अपनी तरफ से हेपेरिन नहीं देना है, उनको जो डोज प्रिस्क्राइब की गई है हेपेरिन की उसके अकॉर्डिंग ही आपको हेपेरिन देना है। या कुछ पेशेंटों को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है,
ऐसे पेशेंटों का आपको अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है, जो उनके प्रिस्क्रिप्शन में जिस तरीके से दिया होता है वैसे ही आपको हेपेरिन डोज को देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हेन टू टर्मिनेट द हेपेरिन इन्फ्यूज़न। अब क्या होता है, जब हेपेरिन का मेनली आपको पता होगा कि जो हेपेरिन का मैंने पहले भी बताया कि जो हाफ लाइफ है वो क्या होता है 50 मिनट्स का। मतलब हाफ लाइफ मीन्स कि जो हेपेरिन का इफेक्ट है जनरली 50 मिनट में या 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है। हेपेरिन का अगर आप चाहें कि हेपेरिन नॉर्मल पूछे कि हेपेरिन कितने मिनट तक काम करता है, तो हम बोलेंगे कि भाई वो 50 मिनट तक या 1 घंटे तक काम करता है, मतलब 50 मिनट या 60 मिनट तक काम करता है। 60 मिनट मीन्स 1 घंटा, तो 50 मिनट या 60 मिनट तक काम करता है। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि अगर हेपेरिन दे दिया है तो कब तक, फिर भी अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि वो जनरली उसका इफेक्ट कब तक रह सकता है, तो उसका इफेक्ट 30 मिनट से 2 घंटे तक रह सकता है। अगर एक्यूरेट टाइम पूछता है तो 50 मिनट 60 मिनट, लेकिन एक थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है वो कब तक रहेगा, तो वो रहता है 30 मिनट से 2 घंटे तक, ठीक है। काम अच्छी तरह से काम वो 1 घंटे तक करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो काम है वो 2 घंटे तक कर सकता है, इसके बाद वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब किसी पेशेंट की हम डायलिसिस लगाते हैं तो उस डायलिसिस को इस तरीके से, हीमोडायलिसिस को इस तरीके से सेट किया जाता है कि जो हेपेरिन की डोज है स्टार्टिंग से लेके जब उसके 3 घंटे तक उसकी जो हेपेरिन की डोज है 80% वैल्यू आनी चाहिए WBPTT और ACT टेस्ट के अकॉर्डिंग, और जब 1 घंटा बचेगा तब उस हेपेरिन डोज की वैल्यू 40% आनी चाहिए। लेकिन अगर बीच में हेपेरिन की वैल्यू क्लॉटिंग टेस्ट आपने किया, ACT किया या WBPTT किया, उसमें अगर हेपेरिन की वैल्यू 80% बेसलाइन वैल्यू से ज़्यादा आ रही है, तो दैट सिचुएशन में आपको हेपेरिन की जो डोज है उसको बंद कर देना चाहिए एटलीस्ट 1 घंटे तक। मानिए अगर आपने 2 घंटे बाद आपने ये ACT टेस्ट किया या WBPTT टेस्ट किया और आपकी वैल्यू 80% से ऊपर आ रही है, तो आने वाले 2 घंटे में आप उसको हेपेरिन देना बंद कर दो, ठीक है। या 1 घंटे तक बिल्कुल भी हेपेरिन मत दो, बाद में देखो उसकी वैल्यू अगर कम हो के आती है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप उसको ऐसे ही चलने दीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट थेरेपी निडल पंक्चर साइट ब्लीडिंग। अब पोस्ट थेरेपी निडल पंक्चर साइट ब्लीडिंग में क्या होता है कि देखिए कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे मतलब नहीं याद रहता है, जैसे कि 2 घंटे बाद तक या किसी हेपेरिन का असर लास्ट तक, जैसे मैंने बताया हेपेरिन प्रॉपर तरीके से काम 1 घंटे तक करता है, लेकिन इसका इफेक्ट 2 घंटे तक रहता है, ठीक है। अब किसी पेशेंट को हेपेरिन दिया और उसका इफेक्ट है पेशेंट की बॉडी के अंदर, तो जब आप निडल निकालेंगे तो बहुत समय तक ब्लड बंद नहीं होगा उस पेशेंट का, ठीक है, तो कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहेगी। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि अगर उस पेशेंट को स्टेनोसिस हो जाता है, मतलब वेन्स वगैरह थोड़ी हाथ कभी कभी देखा होगा ना बहुत टाइट सा होता है, ऐसी सिचुएशन में भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है पेशेंट की। तो ये यही बता रहा है कि इस तरीके से क्या होता है कि जो निडल जहाँ पे आप निडल लगा रहे हैं और वहाँ से आप निडल निकालेंगे तो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहेगी इन दोनों सिचुएशन में, ठीक है। या निडल की जो निडल आपने लगाई है वो गलत तरीके से लगाई है तो भी कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती है। जैसे कभी कभी देखा ना निडल लगी और एक साथ से ब्लड बाहर आ गया, अब उसमें क्या है, अब एक उस आपने जहाँ निडल लगाई है या तो आपने गलत पंक्चर कर दी या फिर उस एरिया की जो जगह है वो झिल्ली टाइप की हो रही है और वहीं पे आपने निडल लगा दी, जबकि आपको जगह चेंज करके लगाना चाहिए था, लेकिन आपने उसी झिल्ली वाली जगह में अगर आप निडल इंसर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग होगी, ठीक है। तो ये इस चीज़ में बताया गया है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ क्लॉटिंग ड्यूरिंग रूटीन हेपेरिनाइजेशन। अब रूटीन क्लॉटिंग को कैसे इवोल्यूट करेंगे रूटीन हेपेरिनाइजेशन में, जैसे कि ए स्मॉल इंसिडेंस ऑफ इंटरप्रेनेंट क्लॉटिंग इन एक्स्ट्रापोरियल सिस्टम इज एक्सपेक्टेड एंड जनरली डज नॉट नेसेसरी चेंज इन हेपेरिन मेथड। ये हो सकता है कि हाँ भाई क्लॉटिंग वगैरह ड्यूरिंग डायलिसिस हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेपेरिन की डोज को चेंज कर देंगे। मानिए कि कोई 50 किलो का पेशेंट है और हो जाता है कभी कभी कि भाई उसका डायलिसर क्लॉट हो जाए या फिर किसी और वजह से हो जाए, तो ये नहीं है कि अगर एक बार डायलिसर क्लॉट हो गया तो आप नेक्स्ट टाइम उसको 5 ml की जगह 7 ml या 8 ml हेपेरिन दे देंगे, भाई इसका तो डायलिसर क्लॉट हो जाता है तो हम इसको ज़्यादा दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप। ऐसा केवल एक ही सिचुएशन में करेंगे जब किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन
किससे 10 या 11 से इंक्रीज़ होता है। जैसे कि अगर उसका हीमोग्लोबिन 15 हो जाए, 16 हो जाए या 14 हो जाए, ऐसी सिचुएशन में आप थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा देंगे हेपेरिन की। अदरवाइज़ नॉर्मल क्लॉटिंग के लिए आप कभी भी हेपेरिन डोज को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो व्हेन क्लॉटिंग अकर्स इट इज़ यूजफुल टू इवेल्युएट, अब इस जो क्लॉटिंग होती है उसको आप कैसे मतलब फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ मैंने कॉजेज़ दिए हैं कि डायलाइजर प्राइमिंग में, डायलाइजर प्राइमिंग कैसे, मतलब वो कॉजेज़ क्या हैं जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो सकती है। जैसे कि डायलाइजर प्राइमिंग जब करते हैं तो रिटेन अगर एयर रह जाए डायलाइजर में, दैट सिचुएशन में भी हो सकती है, या फिर प्रॉपर तरीके से प्राइमिंग ना किया गया हो तभी भी, और हेपेरिन इन्फ्यूज़न लाइन को प्रॉपर प्राइमिंग ना किया हो, या अदर भी लाइन को प्रॉपर प्राइमिंग ना किया हो, तभी भी ये मतलब क्लॉटिंग हो सकती है। हेपेरिन की जो अमाउंट है वो गलत दी गई हो, इनएडुकेट हेपेरिन दिया गया हो, या फिर फ्लो रेट प्रॉपर सेट ना किया हो। मानिए कि अगर किसी पेशेंट को ड्यूरिंग इन्फ्यूज़न रेट मतलब ड्यूरिंग डायलिसिस आप सोच सकते हैं 0.6 ml हेपेरिन की डोज की नीड है और आप उसको 0.3 या 0.2 करके चल रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये उसको जितनी नीड है उसको उतना हेपेरिन तो मिला नहीं, तो क्लॉट होगा डायलाइजर या ट्यूबिंग, ठीक है। इनकरेक्ट लोडिंग डोज, मतलब वही कि अगर आप जो लोडिंग डोज है उसको जैसे बोलस है आपको 4 ml देना था, आपने 3 ml दिया, 2 ml दिया, तो भी ऐसा हो सकता है। या डिलेड स्टार्टिंग ऑफ हेपेरिन पंप, अब अपना आपने क्या किया कि आपने पेशेंट को दे दिया मतलब डायलिसिस स्टार्ट कर दी और हेपेरिन पंप बाद में जाके स्टार्ट किया, या फिर आपने हेपेरिन 3 या 5 मिनट के बाद 15-20 मिनट बाद हेपेरिन दिया, तो भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर कभी कभी क्या हो जाता है कि जो लाइन है जिससे हम हेपेरिन देते हैं, अगर वहाँ पे कहीं ब्लॉकेज हो या किसी वजह से वहाँ से हेपेरिन ट्यूबिंग में ना जा रहा हो, तो भी ऐसा हो जाएगा ब्लड, क्योंकि वो कांटेक्ट में नहीं आएगा जब वहाँ से क्लॉटिंग हो जाएगी हेपेरिन लाइन में, ठीक है। तो लोडिंग डोज वगैरह ये सारे मतलब कॉज हैं जिसकी वजह से हेपेरिन नहीं पहुंचा किसी भी वजह से और हमारा ब्लड क्लॉट हो जाए। डायलिसिस सर्किट का भी रीज़न है कि अगर वो कहीं से निकिंग में टूट फूट रहा हो तो दैट सिचुएशन में भी क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। वास्कुलर एक्सिस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि प्रॉपर निडलिंग ना की गई हो और प्रॉपर फ्लो ना आ रहा हो, या फिर बीपी कम हो, या फिर आपने गलत निडल लगाई हो, या एक्सेसिव रीसर्कुलेशन, जैसे कभी कभी देखा ना बहुत ज़्यादा ब्लड ब्लैक दिखाई देता है, वो क्या है, रीसर्कुलेशन का रीज़न है। रीसर्कुलेशन मतलब प्रॉपर तरीके से डायलिसिस नहीं हो रही है, ब्लड रीसर्कुलेट हो रहा है, तो दैट सिचुएशन में भी क्या होगा, ब्लड क्लॉट होने के चांसेस होंगे। साथ में क्या होगा कि ब्लड फ्लो रेट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो, या ब्लड फ्लो में कहीं प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से बार बार मशीन अलार्म दे रही हो और बंद हो रही हो, दैट सिचुएशन में भी ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। तो इनमें से अगर हम किसी भी एक करेक्ट कॉज को फाइंड आउट कर लेते हैं तो क्या होगा, हम जो क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूटीन हेपेरिनाइजेशन। ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन जो है ये क्या है कि द रिस्क ऑफ इंक्रीज ब्लीडिंग ड्यू टू सिस्टमिक एंटीकोगुलेशन। अब क्या है कि अगर हम किसी पेशेंट को हेपेरिन देते हैं तो 20 से 50% में ऐसा देखा गया है कि उनके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। वो ब्लीडिंग भी किस वजह से होती है, मेनली जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम की वजह से होती है। अब वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम कौन सी हैं, जैसे गैस्ट्राइसिस हो जाए, पेप्टिक अल्सर हो, या एंजियोडाइस्पेल्सिया हो, मतलब किसी भी पेशेंट को अगर गैस्ट्रो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अल्सर वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हैं, और ऐसे पेशेंट को अगर हमने हेपेरिन दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं 25 से 50% कि ऐसे पेशेंटों को ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस ब्लीडिंग हो जाए। या फिर ऐसे पेशेंटों को भी जिनकी सर्जरी हो गई हो, अभी मतलब रिसेंट में सर्जरी हुई हो, या कोई पेरिकार्डाइटिस पेशेंट हो, या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के पेशेंट हों, ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर हम उन्हें ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस हेपेरिन दें और उन्हें ब्लीडिंग हो जाए। डी नोवा ब्लीडिंग कैन इन्वॉल्व द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये कुछ और भी कॉज दिए हैं जिसमें क्या होता है कि इन कॉज के मतलब इन प्रॉब्लम्स में भी क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, जैसे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, या रेट्रोपेरिटोनियम, या अदर कोई भी यूरेमिया का कोई पेशेंट हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होगा, क्लॉटिंग के मतलब ब्लीडिंग की चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है बी में, अभी तक हमने ए के सारे पढ़े थे, बी में आता है
टाइट हिपेरिन टेक्निक। अब टाइट हिपेरिन टेक्निक क्या है, इसको हम दो पार्ट्स में कैटेगरीज करते हैं कि दीज आर रिकमेंडेड फॉर पेशेंट हु आर एट स्लाइट रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ये जो टेक्निक है टाइट हिपेरिन टेक्निक, ये उन लोगों के लिए बताई जाती है जो पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के रिस्क पे हों, ठीक है, या उनकी ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम है बहुत समय से चल रही हो, जैसे किसी को पेप्टिक अल्सर होते हैं या इंटरनली ब्लीडिंग होती है, गैस्ट्रिक से रिलेटेड होते हैं, तो ऐसे पेशेंटों को हम क्या करते हैं, टाइट हिपेरिन टेक्निक यूज़ करते हैं या हिपेरिन फ्री डायलिसिस यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हेन यूजिंग WPT ACT मॉनिटर, और इसमें जो वेस्ट लाइन वैल्यू, इसमें क्या होता है, अगर हम क्लॉटिंग टेस्ट को, ACT को और WBPTT को फॉलो करते हैं, मतलब जैसे हमने किसी पेशेंट की डायलिसिस लगा दी, हीमोडायलिसिस पे आ गया वो पेशेंट, और हमें पता है कि भाई इसमें मतलब ब्लीडिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एंटीकोगुलेंट देने पे, तो इसके लिए हम एक थेरेपी मतलब एक क्लॉटिंग टेस्ट जो ACT है उसकी वैल्यू या WPTT की वैल्यू हम जो है 40% पे सेट करते हैं। पहले वाली नॉर्मल डायलिसिस में हमने स्टार्टिंग से लेके लास्ट के 3 आवर्स तक 80%, बाद में 40%, लेकिन टाइट हिपेरिन टेक्निक में क्या होता है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, मतलब लास्ट 3 आवर तक हम 40% ही उसकी वैल्यू लेके चलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेके चलते, ठीक है। नेक्स्ट आता है द टाइट हिपेरिन प्रिस्क्रिप्शन। अब टाइट हिपेरिन प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसमें क्या होगा कि एक बोलस डोज दे दी जाती है, फिर अगर लगता है तो आप पेशेंट को इन्फ्यूज़न वाला देते हैं, वरना तो क्या करेंगे कि छोड़ देंगे। अब इसमें देखिए टाइट हिपेरिन प्रिस्क्रिप्शन में जैसे बताया गया है, ऑप्टेन बेसलाइन क्लॉटिंग टाइम, इनिशियल बोलस डोज। टाइट हिपेरिन प्रिस्क्रिप्शन में जो जनरली जो बोलस डोज है वो 10 यूनिट्स पर kg, मतलब 0.1 ml 1 kg पे आपको 0.1 ml देना है। मतलब अगर किसी कोई मान लीजिए एक पेशेंट 2 किलो का है, ठीक है, तो आपको 2 किलो वाले पेशेंट को कितना देना है, पर kg पे देना है, तो 0.1 है तो 0.2, मतलब अब ये 0.1 पे 1 kg पे आपको 0.1 ml ही देना है, तो 2 kg पे 0.2, इस तरीके से आपको इसको सेट करना होता है हिपेरिन को, ठीक है। इसके अलावा आप इसको दे सकते हैं, जैसे कि मानिए कि आपने इस पेशेंट को 0.75 ml हिपेरिन दे दिया, ठीक है, 0.75 ml या 750 यूनिट हिपेरिन दे दिया। उसके बाद आप इसको देखते रहेंगे, 3 मिनट बाद इसका टेस्ट करेंगे जो WPT या ACT है, अगर नीड होगी तो आप इसको देंगे, अदरवाइज़ तो आप क्या, 2 मेथड होते हैं, नीड होती है तो आप इसे दो, वरना तो एक बार बोलस दे के देखते रहो कि भाई चल सकता है या नहीं, अगर बहुत ज़्यादा नीड है तभी दो, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम के जो रिमेनिंग 3 आवर्स हैं उसमें आप जो हिपेरिन देंगे उसकी वैल्यू इस तरीके से सेट करेंगे कि जो ACT की वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 40% आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके भी जो टाइट हिपेरिन के हैं इसमें भी मैंने आपको बता दिया कि 2 टेक्निक फॉलो करनी है, या तो आप एक बार बोलस दे दो और छोड़ दो, ठीक है, 750 यूनिट्स का आप बोलस दो, ठीक है, या फिर आप 10 यूनिट्स पर kg के हिसाब से उसको सेट कर दो। दूसरा क्या है कि आप उसमें क्या करें, 600 यूनिट पर आवर पे डायरेक्ट, मतलब आप उसको हिपेरिन देते जाओ हर 1 घंटे बाद में, और 30 मिनट के बाद में मॉनिटर करते रहो, ठीक है। इसमें भी जो वेस्ट वैल्यू है आपको WBPTT की और ACT की 40% ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। तो एक बोलस टेक्निक हो गई टाइट प्रिस्क्रिप्शन में, और दूसरी क्या हो गई, बोलस क्या, डायरेक्ट इन्फ्यूज़न वाली, जिसमें कि आप डायरेक्ट सी शुरू से एक ही डोज दे रहे हैं और आप लगता है कि थोड़ा कम डोज में भी काम चल सकता है तो उसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा हिपेरिन एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन। अब हिपेरिन से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि नॉर्मल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हिपेरिन देने से ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा खून बाहर आ सकता है, या ब्लड लिपिड्स, मतलब जो ब्लड में लिपिड्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे भी रखा है कि हिपेरिन एक्टिवेट लिपोप्रोटीन लाइपेज को और इंक्रीज़ करता है सीरम ट्राइग्लाइसरेट कंसंट्रेशन को, ठीक है, तो ये सारा मैंने इसमें दे रखा है। नेक्स्ट हमारा इसमें दे रखा है कि हिपेरिन इंड्यूस थ्रम्बोसाइटोपिनिया, हिपेरिन क्या करेगा, वो थ्रम्बोसाइटोपिनिया को बढ़ाएगा। अब ये थ्रम्बोसाइटोपिनिया भी 2 तरीके से काम करता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हिपेरिन इंड्यूस थ्रम्बोसाइटोपिनिया, 2 प्रकार के थ्रम्बोसाइटोपिनिया होते हैं। पहले टाइप में क्या होता है, रिडक्शन इन प्लेटलेट्स काउंट्स, प्लेटलेट्स काउंट जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम होती जाती हैं,
टाइम टू टाइम पे। डोज डिपेंडेंट अपॉन द मैनर एंड रेस्पॉन्ड टू द रिडक्शन ऑफ हेपेरिन डोज। इसमें क्या होता है, ये डिपेंड करती है कि किस तरीके से हेपेरिन की डोज पेशेंट को मिल रही है। जितनी हेपेरिन की डोज अगर थोड़ा ज़्यादा मिल रही है तो और तेज़ी से होंगे, अगर थोड़े कम मिल रही है तो थोड़ा कम तेज़ी से प्लेटलेट्स कम होंगी, रिडक्ट होंगी। दूसरा क्या है इसमें, देयर इज ए एग्लूशिएशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड पैराडॉक्सियल आर्टीरियल एंड वीनस थ्रोम्बोसिस। मतलब क्या होगा, प्लेटलेट्स जो हैं ऐसे एकत्रित हो जाएंगी एक एक दो दो जगह पे, जहाँ से कि ये क्या करेंगी, आर्टीरियल और वीनस की तरफ को थ्रोम्बोसिस कर देंगी, मतलब क्लॉट जमा देंगी, थ्रोम्बोस बना देंगी। इसके अलावा इससे हेपेरिन को देने से खुजली भी हो जाती है, प्रूराइटिस मीन्स खुजली भी हो जाती है कुछ पेशेंटों को। कई पेशेंटों में क्या होता है कि पोटेशियम भी बढ़ जाता है, हाइपरकैलीमिया के पेशेंट भी बन जाते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाती है। और एलोपेशिया मीन्स कि अगर कुछ पेशेंटों को क्या होता है कि हेपेरिन के साइड इफ़ेक्ट्स में उसके बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी एंटीकोगुलेंट टेक्निक में, और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।